नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम एक खास मुद्दे पर बात करेंगे। उससे पहले आपको एक खास मेहमान से रूबरू कराएं। हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद है, इनका नाम है अमित गुप्ता। आपने अमित गुप्ता के बारे में सुना होगा। लंबे समय से अमित गर्ग जी जो है हमारे साथ मौजूद हैं और लंबे समय से निवेशकों की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आज निवेशकों के लिए बहुत अच्छा दिन है, चूंकि सारा, आपने नाम सुना होगा, सारा एक बहुत बड़ी कंपनी थी जिसमें तमाम लाखों करोड़ों निवेशकों का पैसा इन्वेस्ट है। अब निवेशकों के लिए खुशखबरी की बात वो है कि आज सहारा कंपनी का एक पोर्टल लॉन्च हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा इस खुशखबरी को लोगों तक पहुंचाया गया है। तो सबसे पहले अमित जी से बात करेंगे। अमित जी, ये जो पोर्टल लॉन्च हुआ है सारा का, क्या है ये पोर्टल? सबसे पहले तो मैं आरके टीवी को धन्यवाद देता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं कि समय समय पर वाकई में फिरोजाबाद के अंदर आरके टीवी बहुत अच्छा कार्य करती है और निष्पक्ष रूप से हर मुद्दे पर बेबाक करती है। इसमें कोई दो राय नहीं जी। चाहे वो यूसीसी का मुद्दा हो, चाहे वह एनआरसी का मुद्दा हो। इसी प्रकार से आज आपने मुझे इस मुद्दे पर यहाँ बैठाला, मेरे लिए गर्व की बात है, तो इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। अमित शाह राजनीति का एक ऐसा नाम जिसको लोग चाणक्य कहते हैं। कूटनीति, अर्थनीति, राजनीति कब कहां प्रयोग करनी है, ये कोई सीखे तो अमित शाह से सीखे। भाजपा के गृह मंत्री केंद्र सरकार में है। 2024 के आम चुनाव बस कुछ ही महीने बाकी है, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, सब टिकट में लगाने को तैयार बैठे हैं। आज सहारा, जो आपने एक नाम लिया, बहुत ही बड़ी कंपनी, करोड़ों निवेशक और लगभग 25,000 करोड़ रुपए का निवेश सहारा के अंदर, और 5 साल से सहारा के निवेशक दर दर भटक रहे हैं अपने निवेश की हुई रकम को पाने के लिए, और जिसकी जिम्मेदार है भारत सरकार की संस्था जिसका नाम है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसकी चाबुक केवल एक सहारा पे न चली, पीएससीएल पर भी चली, पीएससीएल इंडिया लिमिटेड, जिसके 5 करोड़ निवेशक और जमा राशि 50,000 करोड़ रुपया। 2014 में सरकार बनने के बाद तमाम कंपनियों को बंद कर दिया गया, चाहे वह शारदा चिटफंड घोटाला रहा हो जिसके मुकुल रॉय थे, मुकुल रॉय को भाजपा में शामिल कर लिया गया। इसी प्रकार बहुत सारी चीजें। तो मैं केवल आज निवेशक के मुद्दे पर बात करूंगा कि क्या वाकई में सहारा के निवेशकों को खुशी होनी चाहिए, मिलनी चाहिए? क्या वाकई में इस पोर्टल के बनने से उनको उनका धन वापस मिल जाएगा? क्योंकि तकलीफ होती है मुझे कि जब चुनावों की राजनीति की जाती है, झूठे जुमलों की बात की जाती है। आज अमित शाह ने 5,000 करोड़ रुपए की बात की कि सहारा के निवेशकों के लिए मैंने, यानी अमित शाह ने 5,000 करोड़ रुपए का इंतजाम कर दिया। बिल्कुल सरासर झूठ। ये 5,000 करोड़ रुपया सेबी के पास लगभग 6 साल से 25,000 करोड़ रुपया सेबी और सहारा के जॉइंट अकाउंट में पड़ा हुआ सड़ रहा था, जिसका उपयोग भारत सरकार, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सेबी वाले अधिकारी कर रहे थे। आज आप वाही लूटने का काम कर रहे हैं। आज उन्होंने, जो मैंने उनका भाषण सुना, क्या था वो पूरा भाषण ये था कि मैंने, अमित शाह ने निवेशकों की तरफ से ईडी को बैठाला, सुप्रीम कोर्ट के रेड्डी साहब, जज साहब को बैठाला, शेयर मार्केट के स्टॉक से जुड़े हुए लोगों को बैठाला और कई सारी संस्थाओं को बैठाला, और एक जगह बैठाल के मैंने उनसे कहा कोई ऐसा रास्ता ढूंढो कि इन निवेशकों का बेचारा पैसा मिल जाए। कोई संस्था देश की काम नहीं कर रही। ये वाक्य, ये जो है वाकई में अमित शाह ने कहा, तो ये शर्मनाक बात है कि आपके होते हुए केंद्र में सरकार और ये संस्थाएं काम नहीं कर रही, तो आपको सामने आना पड़ा। ये बड़ा दुख वाली बात है। अच्छा अमित जी, अगर मैं जानना चाहूँ, जिस तरह से ये पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसका नाम सहारा पोर्टल रखा गया है, तो क्या ये पोर्टल जो है धरातल पर किस तरह से और कितना सार्थक रहेगा? देखिए, मैं आपको बिल्कुल जो उदाहरण नहीं, बिल्कुल प्रैक्टिकल में बताऊंगा ये काम करेगा या नहीं करेगा। सहारा के ही जैसी सिमिलर एक कंपनी पीएससीएल इंडिया लिमिटेड 2014 में सेबी के द्वारा बैन की गई। लड़ते लड़ते सुप्रीम कोर्ट से 2 फरवरी 2016 को एक ऑर्डर पास किया, वो जजमेंट पास किया, जिसमें एक कमेटी बनाई गई, जिस प्रकार से
अमित शाह जी ने कहा कि हमने एक रिटायर्ड जज की कमेटी बना दिया। सेम यही प्रोसीजर लागू हुआ पीएससीएल में कि रिटायर्ड न्यायाधीश माननीय राजेंद्र मल लोढ़ा की कमेटी बना दी गई। उस कमेटी में सेबी के नोडल ऑफिसर शामिल किए गए और उनका काम ये था कि जितनी भी पीएससीएल की संपत्ति है, लगभग 2 लाख करोड़ की संपत्ति है जो उन्होंने आज तक पूरी नहीं बताई, उसको ऑक्शन करें, नीलाम करें और पल्स के निवेशकों को पैसा दें। ये जजमेंट हुआ 2016 में, उन्होंने ऑक्शन डाले। 2016 में जब वित्त मंत्री अरुण जेटली जी जिंदा थे, लेकिन उसके बाद कोई काम नहीं हुआ। 2 साल तक लड़ते रहे, धरने देते रहे निवेशक एजेंट। 2018 में 2 जनवरी और 3 जनवरी को मैं स्वयं इस बात को बताता हूं कि मैंने पीडीजन के मैदान में एक ज्ञापन दिया था 2017 में, जिनमें माननीय योगी आदित्यनाथ जी भी मौजूद थे और अमित शाह जी भी मौजूद थे। 29 दिसंबर 2017 को, उसके लगभग 3 या 4 दिन बाद एक खुशी का मौका पीएसएल वालों के लिए आता है कि सेबी ने 2,500 रुपए के आपसे आवेदन मांग लिए। बड़ा खुशी हुई, सब 2,500 के आवेदन 2018 में मांगे गए और अब इनका पैसा मिल जाएगा। लेकिन 2,500 में जो प्रक्रिया थी वो बहुत कठिन थी। प्रक्रिया इन्होंने क्या की, जो पोर्टल खोला है उसमें निवेशकों, एजेंटों से और निवेशकों से कहा जाएगा सभी सीएससी पे जाइए। कंप्यूटर पे लोग ग्रामीण परिवेश से हैं, हमारे यहाँ बहुत से तो जो मोबाइल नहीं जानते, कंप्यूटर पे नहीं जानते, उनसे कहा जाएगा आप इसमें आधार कार्ड अपलोड कीजिए, पैन कार्ड अपलोड कीजिए, जो आपने सहारा में किस्तें जमा की हैं, यदि आपने 20, 25, 50 उन सबको लाइए, उन सबकी किस्तें जमा कीजिए। लोगों के पास किस्तें नहीं होंगी पूरी, तो आधे तो घर पे बैठ जाएंगे। ठीक है, तो यही माइनस पॉइंट है। कुछ लोग मर चुके होंगे, उनके नॉमिनी कौन होंगे? क्या नॉमिनी के लिए इन्होंने कोई गाइडलाइन खोली? कोई नहीं खोली होगी। अब उस पर मोबाइल नंबर लिंक करेंगे तो ये लंबा प्रोसेस है और इसमें सभी निवेशकों को पैसा नहीं मिल पाएगा, जैसा कि पीएसएल की। क्या मानूं अमित जी, ये चुनावी स्टंट है या वास्तव में जनता का, उन निवेशकों का जो कि एक एक अपनी गाड़ी कमाई कहूं मैं, जिन्होंने जोड़ी थी, किसी ने अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए, किसी ने अपनी बेटी की शादी के लिए, किसी ने अपने घर बनवाने के लिए, एक आशियाना बनवाने के लिए जोड़ी थी, वो कमाई देने का एक जरिया बन रहे हैं अमित शाह या फिर एक चुनावी स्टंट है? मैंने आपसे शुरू में ही कहा कि चाणक्य यदि कोई वाकई में है, आज मैं भी मान गया हूं, मैं सल्यूट करता हूं अमित शाह जी, कि यदि कोई राजनीतिक वाकई में किसी मुद्दे को राजनीति के लिए यदि प्रयोग कर सकता है तो वो आप ही यूज कर सकते हो। हिंदू मुस्लिम को कब एनआरसी पे लड़ाना है, कब यूसीसी सिविल कोड पे लड़ाना है, और आप अपना काम करके चुपचाप निकल जाते हो। अगर अमित जी मैं जानना चाहूँ, अभी इस तरह की कितनी कंपनियां होंगी जो लोगों ने, निवेशकों ने पैसा उनमें जमा किया, तो कितनी बंद होगी, कितनी बची हैं अभी? लगभग हजारों कंपनियां हैं। कुछ के नाम तो मैं आपको अभी ऑन यहाँ लाइव चल रहा है मैं बताता हूँ। पीएससीएल बहुत बड़ी कंपनी थी, 5 करोड़ निवेशक, 50,000 करोड़। सहारा क्या, उसके बाद साईं प्रसाद, कल्पतरु, जेके राणा, आपके कहते हैं समृद्ध जीवन, संकल्प की बात करूं, संकल्प फिरोजाबाद की कंपनी है। एफआईआर दर्ज हुए काफी टाइम हो गया, लेकिन उसके मालिक को बार बार छोड़ दिया जाता है, उनकी जमीनों को वापस करें, फिरोजाबाद के निवेशकों का पैसा नहीं मिला। तो संकल्प फिरोजाबाद की कंपनी है। साईं प्रकाश है, आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी है, शारदा है, जीसीए है, जीएन डेयरी है, ये सारी बंद हो गई। ये सबको बंद कर दिया गया। क्या कारण रहा बड़ा? ये कंपनियां चल रही थी और अचानक 2014 के बाद ऐसा क्या हुआ कि इन कंपनियों को बंद कर दिया गया। लोगों में अफवाह ये होती है, मैं आपको बता दूं, जब जानकारी नहीं थी, कंपनी भाग गई या कंपनी वाले भाग गए। अब मैं पीएससीएल से जुड़ा हुआ हूं, इसलिए पीएससीएल का ही उदाहरण लेके बात करूं। कहां भागी कंपनी? निर्मल सिंह मंगू जो ऑनर है वो जेल में है, तिहाड़ जेल में। उसकी संपत्ति लगभग क्या कहते हैं, देनदारी है 50,000 करोड़ और 2 लाख करोड़ की संपत्ति किसके पास है? सेबी के पास है। अब निवेशक कहां जाए? लेकिन जिसने धन जमा करवाया, एजेंट, सबसे ज्यादा परेशानी एक कार्यकर्ता और एजेंट को आती है जो अपना घर चला रहा था थोड़े से मेहनताना करके। लोग कहते हैं कि आपने कमीशन लिया, मैं इस बात पे आता हूं। आज आप बताइए, कहना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, कौन सा ऐसा सरकारी विभाग है जो बिना पैसे, तनख्वाह लेने के बाद भी बिना रिश्वत के काम करता है? क्या कोई है पुलिस थाना ऐसा, या और अन्य कोई विभाग है जहां पैसा लिए बिना काम हो रहा है? क्या कॉन्ट्रैक्टर बिना ठेकेदारी के हम लोग सड़कों का काम करवाते? क्या नितिन गडकरी जो इतने लंबे लंबे हाईवे और पुल बनाते हैं, वो एक मैं वो सुन रहा था भाषण, वो कहते हैं मैं 2,000 करोड़, 4,000 करोड़ और 10,000 करोड़ की बात ही नहीं करता, मैं बात करता हूँ 2 लाख करोड़
5 लाख करोड़ मेरे पे आइए, मैं इतना काम करता हूं मैं। तो क्या उसमें कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदारों का पैसा नहीं होता है? तो कौन नहीं करता? अरे एक एजेंट ने 10% पर जा जाके घर में लोगों को निवेश बचत करना सिखाया और उनका निवेश किया और उनको समय पर उनका पैसा मिल गया, चाहे वो सारा हो चाहे फीसद, तो क्या गलत किया? लेकिन वो जो आपने उदाहरण दिया वो सरकारी प्लेटफॉर्म है, वो सरकारी प्लेटफॉर्म है, उनको तो पैसा मिल रहा है, उसका वो रिश्वत के रूप में ले रहे हैं। लेकिन जो सहारा या पीएसएल कंपनियां, ये भी तो सरकारी सिस्टम, सरकारी उससे ही खोली सरकारी थी ये सरकारी ऐसे थे कि एक सिस्टम होता है एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। आज की मैं बात करूं पहले की, यदि कोई दुकान भी खोलता है ना, बिल्कुल, तो उसको कितनी कागज की फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है, जीएसटी बनवाइए, टिन नंबर लाइए, तब वो एक दुकान चला पाता है। बिल्कुल, आप फैक्ट्री खोलते हैं बड़े स्तर पर, मैं चूड़ी की फैक्ट्री खोलूं तो ऐसी ही खुल जाएगी, बिना गवर्नमेंट को पता ही नहीं चलेगा मैंने फैक्ट्री खोल ली। और ये कंपनियां तो सालों साल चल रही थी, 20-25 साल से चल रही थी। इतनी इनकी संपत्तियां थी, मतलब ना इनकी ऑडिट होती थी बैंकों में, ना सीए ऑडिट करता था, ना जहां पर ये जमीन ले रहे हैं या जिस पर ये टावर के टावर बनाए जा रहे हैं, चाहे वो, तो उस पर मतलब कोई सरकारी अधिकारी नजर नहीं आता। क्या किसी भी सरकारी अधिकारी को सजा मिली? क्या मैं ये आपकी बात का जवाब अगर मैं देना चाहूँ ये कि सबने मिलकर, चाहे वो सरकारी अधिकारी हो चाहे सरकारी विभाग हो, सबने मिलकर मलाई खाई, ये कहूँ मैं? बिल्कुल बिल्कुल, सभी ने मिलकर मलाई खाई। दूसरी बात ये कहूंगा, इसलिए एजेंट गलत नहीं था कि वो जो कमाई करता था, वो चाहे सहारा का एजेंट हो चाहे पीएसएल का एजेंट हो, वो टीडीएस देता था, टैक्स देता था, अपनी इनकम पर टैक्स भी भरता था। अब जब हम भारत सरकार को टैक्स दे रहे हैं तो वो नंबर 1 की इनकम मानी जाती है। जब हम टैक्स दे रहे हैं, हम कोई अफीम नहीं बेच रहे, हम कोई गांजा नहीं बेच रहे, हम कोई आर्म्स का काम नहीं कर रहे हैं लीगल, 2 नंबर से हम नहीं कर रहे हैं, दिन ऑफिस खुले हुए हैं, लंबी ब्रांचें खुली हुई है, टैक्स दे रहा है, कहां से गलत था? अच्छा अमित जी, ये इतनी सारी जो आपने गिनाया हमारे माध्यम से कि बहुत सारी कंपनी थी, इन कंपनियों को बंद करने का या बैन करने का लाभ क्या रहा, बेनिफिट क्या मिला? बेनिफिट क्या मिला मैं आपको बताता हूँ। मैं फिर वही से, क्योंकि चर्चा राजनीति हो जाती है। सुब्रतो राय, सहारा, और इसको आप अपना रिसर्च करना, ये सब पूरा बहुत बड़ा पॉलिटिकल गेम हुआ। पॉलिटिकल में ऐसा हुआ कि जब कांग्रेस की सरकार थी, पीएसएल की मैं बात करूं, पीएसएल कांग्रेस के जमाने में चल रही थी और चंडीगढ़ पंजाब से शुरू हुई। जो मालिक था पीएसएल का, निर्मल सिंह मंगू, को कांग्रेस को सपोर्ट करते थे। ठीक है, कांग्रेस को लंबे समय से सपोर्ट कर रहे थे, तो सारी उनकी बहुत सारे जो भी थे। अच्छा, उसमें जो कुछ भाजपा के नेता भी थे जिनके मैं फोटोग्राफ्स आप चाहेंगे तो मैं आपको दिखा दूंगा, जिसमें राजनाथ सिंह जी, लालजी टंडन जी, उनके साथ भी पीएसएल के मालिकों के फोटो थे। पीएसएल क्यों बंद हुई? क्योंकि इनका एक चैनल चलता था पीएसएल का, P7 न्यूज। इसमें इन्होंने उस वक्त बीजेपी के खिलाफ बहुत सारी, इनके नेताओं के खिलाफ बहुत सारी चीजें चलाई, जिनको लेकर P7 चैनल बंद हुआ। सहारा की मैं बात करूं, सहारा को समाजवादी पार्टी, मुलायम सिंह परिवार, समाजवादी परिवार का बहुत बड़ा हाथ था और उनको ये सपोर्ट करते थे और उनका इन्वेस्टमेंट भी काफी था। मैं आपको बता देता हूं, ये सब पॉलिटिकल गेम हुआ जब उन्होंने देखा कि ये कंपनियां किसको सपोर्ट करती है, और ये होता है कॉर्पोरेट में। आज अंबानी, अडानी भाई छाए हुए हैं, लेकिन टाटा एक तरफ पड़ा हुआ है, और भी कई कॉर्पोरेट जो कांग्रेस को सपोर्ट करते थे उनका कहीं नाम नहीं है। और अगर नंबर की बात करूं मैं और देश के टॉप 10 की बात करूं तो वही लोग आ रहे हैं जो मोदी जी के मित्र हैं। माना अमित जी, ये जो कोऑपरेटिव थे बड़े बड़े, ये किसी या किसी पार्टी को सपोर्ट करते थे। आज भी हम अगर देखते हैं तो अडानी जी भाजपा को सपोर्ट करते हैं, ये विपक्ष कहती है, ये हम नहीं कह रहे हैं। लेकिन निवेशकों की क्या गलती थी, उन लोगों की क्या गलती थी जिन्होंने अपना एक एक रुपया जोड़कर इन कंपनियों में जमा किया? अंत में ये कंपनी बंद हो गई, आज वो दर बदर भटक रहे। जैसा आपने कहा कि एजेंट भी, उनको घर का अपना परिवार पोषण करना भी बहुत मुश्किल हो गया है। देखिए, हमारे देश में रोजगार की एक बहुत बड़ी समस्या रही है शुरू से। सरकार रोजगार देने में चाहे कांग्रेस की रही हो, सभी को रोजगार नहीं दे सकती। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तब से तो आप देख रहे हैं कि सरकारी नौकरियों में कितना अंकुश लग चुका है। जो गवर्नमेंट की मिलिट्री फोर्सेस की नौकरी होती थी उनको भी 4 साल का कर दिया, कई नौकरियों में संविदा पे आप ले आए। तो रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा। जब रोजगार नहीं मिलता था तो आदमी कुछ ना कुछ तो काम करेगा। ये कंपनियां लोगों को रोजगार भी दे रही थी, लोगों को निवेश करना भी सिखा रही थी, और निवेश उनका समय पर वापस भी किया जा रहा था, वापस भी हो रहा था, ऐसा नहीं है। लेकिन इससे कहीं ना कहीं सरकारी, जैसे कि डाकखाना है, पोस्ट ऑफिस या बैंक, उन पर कहीं ना कहीं फर्क पड़ रहा था। क्योंकि पीएसएल में जो ईयरली टर्नओवर था वो बहुत ज्यादा हो रहा था, सहारा पर लोगों का विश्वास बहुत ज्यादा हो रहा था और निवेश बढ़ रहा था। तो ये सारी चीजें भी कहीं ना कहीं मुद्दा बनी।
और उसके बाद पॉलिटिकल गेम, तो बहुत सारी चीजें मिलाकर जब ये गवर्नमेंट में आए तो उन्होंने देखा कि पैसा कहां से आएगा, क्योंकि इन कंपनियों में पैसा बहुत था, बहुत पैसा था संपत्ति के रूप में, एक आपके मनी के कैश के रूप में बहुत पैसा था। तो जब इन्होंने कंपनियां बंद की तो उसकी सारी संपत्तियों को फ्रीज कर दिया, सीज कर दिया, बैंक खातों को सीज कर दिया और वो सब चले गए सरकारी खाते में। अब उसको पड़ा हुआ है, वो पैसा कौन यूज कर रहा है, कौन नहीं यूज कर रहा है, इसका तो कोई जवाब देने वाला है ही नहीं है। क्योंकि मैं पीएसएल की बात करूं, लोढ़ा कमेटी जी का भी कोई जवाब नहीं देते हमारी संपत्तियों के बारे में कि 2 लाख करोड़ की संपत्ति आप 50 करोड़ 1000 करोड़ आज तक नहीं दे पाए। अब मैं लौट के एक मिनट में चाहूंगा पोर्टल पर लौट के आता हूं, जो मैं मुख्य प्रश्न था कि पोर्टल से क्या लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी। पोर्टल का लाभ इसलिए नहीं मिलेगा कि पीएसएल का पोर्टल 2019 में दोबारा से लॉन्च किया और उसमें जितने भी निवेशक थे सभी का डाटा मांगा गया, सभी का। कहां तो आपने 2500 और 5000 का डाटा मांगा, आपके पास पैसा नहीं है देने के लिए, आप कह रहे हो कि संपत्ति बेच के हम पैसा देंगे। जब आपके पैसा नहीं था तो आपने सभी को आवेदन क्यों करवा लिए? क्योंकि वो सिर्फ 2019 में पीएसएल के निवेशकों के लिए चुनावी जुमला था, जिस पर कि लोग बहक गए और 2019 में सरकार बनाई, सभी ने वोट दिया कि अब हमारा पैसा मिल जाएगा, क्योंकि अमित शाह और मोदी जी ने कहा है, सेबी के द्वारा ये हुआ। आज मैं बताता हूं 2016 के बाद 2019 के बाद आज तक 2500 वालों को भी पूरा पैसा नहीं मिला, 5000 वालों को भी पूरा पैसा नहीं मिला। कई बार मेरे पे लोग फोन करते हैं। उसके बाद 10,000 वालों का आवेदन जो किए गए थे उनको पैसा देने की प्रक्रिया थी, लेकिन उनको भी पूरा भुगतान नहीं मिला। और अब 17,000 का भुगतान की प्रक्रिया अब आ पाई है 2019 के बाद। आप सोचिए, तो आप सोचिए कि अभी तो आपकी शुरू हुई है प्रक्रिया, अभी आपसे क्या कहते हैं फॉर्म मांगे जाएंगे, डाउनलोडिंग होगी, उनपे अपलोड होंगे। जब तक चुनाव आ जाएगा, 2024 का चुनाव संपन्न हो जाएगा, सारे सहारा वाले खुश हो जाएंगे, फिर से एक बार मोदी जी की सरकार बन जाएगी, फिर पैसा मिलता है नहीं मिलता है, आप क्या होता है 5 साल कोई पूछने वाला नहीं। तो चुनावी स्टंट मान रहे हैं आप? बिल्कुल प्योर चुनावी स्टंट, क्योंकि एक बार ऐसा ही पीएसएल वालों को छला जा चुका है, इसलिए ये चुनावी स्टंट। अमित जी, अगर मैं जानना चाहूँ, तमाम कंपनियां थी, उन तमाम कंपनियों में लगभग कितने करोड़ की या कितनी धनराशि, कितना धन होगा? इस देश की लगभग आधी आबादी से ज्यादा कोई भी स्टेट नहीं, क्योंकि मैं कई स्टेट को रिप्रेजेंट करता हूं एक लड़ाई के दौरान, चाहे हमारे पंजाब के साथी हो, मध्य प्रदेश के हो, उड़ीसा के हो, तमिलनाडु के हो, राजस्थान के हो, तो 29 स्टेटों में से लगभग मैं 20 स्टेट वालों को जानता हूं, कर्नाटक की 20 स्टेट के लोगों का पैसा। अब स्टेट में आप देख लीजिए कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, 80 डिस्ट्रिक्ट हमारे उत्तर प्रदेश के हैं, 22 डिस्ट्रिक्ट पंजाब में है, मध्य प्रदेश के। और अगर इन सबकी कैलकुलेशन की जाए, मैं फिरोजाबाद की बात करूं, लगभग 2 लाख से निवेशक फिरोजाबाद का होगा, केवल पीएसएल का, और मैं सभी कंपनियों का मिला लूं तो लगभग फिरोजाबाद की टोटल आबादी का मोर देन 50% व्यक्ति हर घर से किसी ना किसी का किसी कंपनी में पैसा लगा हुआ है। और ये बहुत बड़ी, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, ये इनकी मिलीभगत रहती है, एक आती है बंद कर देते हैं, फिर एक आती है चालू कर। पीयरलेस की मैं बात करूं, पीयरलेस एक कंपनी हुआ करती थी, अगर आपने सुनी हो, 1932 में पीयरलेस चलती थी। और मुझे कई लोगों ने बताया कि पीयरलेस का पैसा साहब 20 सालों बाद जाके वो दे रहे थे। यानी पीयरलेस में जब ऐसा हो गया तो फिर ये कंपनियां कैसे खुली? कहीं ना कहीं कांग्रेस जिम्मेदार थी इन कंपनियों को बढ़ावा देने में और चलाने में, अगर ये गलत थी। लेकिन कोई भी निवेशक आके, मैं ये गारंटी से कह सकता हूं कि पीएसएल का कोई भी निवेशक, सहारा का कोई भी निवेशक ये नहीं कह सकता कि मुझे रिटर्न नहीं मिला। अब रिटर्न कैसे दिया उन्होंने, वो एक लीगल पॉइंट हो सकता है, लेकिन निवेशकों के लिए कोई भी कंपनी गलत नहीं थी, ना एजेंटों के लिए गलत थी। अमित जी, अगर मैं जानना चाहूँ, ये मामला तो सुप्रीम कोर्ट में भी है, हाँ। तो क्या लगता है कोर्ट ने अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया, कोर्ट अभी तक कोई फैसला नहीं सुना पाया था, तो गवर्नमेंट इस पर क्या निर्णय ले सकती है? देखिए, मैं वही कह रहा हूं कि आज हमारी जो सरकार है ना, केंद्र सरकार, वो सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हो चुकी है हर चीज में। मैं अभी बात करूं कुछ महीने पहले की, हमारी आम आदमी पार्टी, मैं आम आदमी पार्टी से बिलोंग करता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उसमें राजनीतिक बात कहने में, कि दिल्ली में एलजी को सारी पावर दी गई थी। उस पर सुप्रीम कोर्ट गए, उस पर जजमेंट हुआ कि ठीक है, ट्रांसफर का और पब्लिक का, क्या कहते हैं, पब्लिक का सेंट्रल के पास रहेगा, ट्रांसफर का जो है आम आदमी पार्टी के पास रहेगा, जिसको लोगों ने चुना है। उसके विरोध में रातों रात एक अध्यादेश लेके आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के ऊपर मोदी जी,
कि नहीं सब कुछ हमारा ही है, यानी कि आपने फिर लोगों ने क्यों मुख्यमंत्री चुना, सब एलजी काम करेगा। तो आज मैं ये मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट या और संस्थाएं वो सिर्फ एक कठपुतली मात्र रह गई है केंद्र सरकार के इशारे पर। यदि कोई विपक्ष की बात कर देता है तो उसके घर ईडी की छापा पड़ जाता है। मनीष सिसोदिया जी को बेवजह बंद करके रखा गया है। इसी तरह से मैंने कितने जो इनकी बात कह देता है, एनसीपी के अजीत पवार पर आपने बुकलेट जारी करी थी, बुकलेट जारी कर दी थी साहब आपने कि साहब ये घोटाले में शामिल है और ये शामिल है, और अभी अजीत पवार जी आपके पास आ गए अपने विधायकों को लेके, आपने उप मुख्यमंत्री बना दिया। यानी कि जो बीजेपी की पार्टी है वो पता है क्या है, मोदी डिटर्जेंट वॉशिंग पाउडर ऐसा है कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, भाजपा रूपी गंगा में डुबकी लगाइएगा और सारे पाप धो लीजिएगा, ये हो गया है। पहले एक डिटर्जेंट का हम ऐड देखते थे, आज वो मोदी डिटर्जेंट पाउडर हो गया है। कोई भी आप घोटाला कर लो, कोई भी कर लो, हमारे पास आइए। मुकुल राय ने घोटाला किया, शारदा चिटफंड को बहुत आपने आरोप लगाया, आपके पास आ गए तो वो साफ हो गए। ऐसे में मैं कितने नाम बताऊं। अच्छा, एक अहम सवाल और मेरा आखिरी सवाल है, सारा में जो निवेशकों का पैसा है वो 86,000 करोड़ रुपए जमा है, जिसमें से 5,000 करोड़ देने की बात कही जा रही है, इस पर आप क्या कहेंगे। 86,000 करोड़ रुपया है, जिसमें से 25,000 करोड़ रुपया बहुत पहले से ऑलरेडी सेबी के पास जमा है। सबसे पहले तो मैं बता दूं, कोई बहुत ज्यादा क्रेडिट लेने की जरूरत नहीं है अमित शाह जी आपको, कि आप निवेशकों के भगवान हैं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सभी के लिए समान होता है। और ये मुकदमा चल रहा था बहुत लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट में, सेबी के द्वारा इनका पेमेंट होना भी था, लेकिन आपने ऐन वक्त पर चुनाव से पहले इसको अपने हाथों में ले लिया। क्यों? क्योंकि लोकसभा चुनाव में पैसों की जरूरत होगी, कोई पैसा पूछने वाला तो कोई है नहीं है आपके पास कि आपने रिजर्व बैंक से कितना पैसा ले लिया, कोई पूछने वाला, क्योंकि कोई आईटीआई पे जवाब देने वाला नहीं होता है। ये 5,000 करोड़ रुपया वाकई में उस निवेशक तक पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, क्योंकि एक एक निवेशक अपने घर बैठा है, उसने अपलोड कराया, वो 5,000 करोड़ में से वाकई में कितना पहुंचेगा उस व्यक्ति को, ये तो सिर्फ वही बता सकता है कि मेरे अकाउंट में आया। और ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता कि देश के 5,000 करोड़ रुपया पाने वाले जो निवेशक हैं वो एकजुट होकर एक जगह बैठ के बात करने, साहब मेरा आ गया, मेरा आ गया। मैं अपने घर में बैठा हूं तो मेरे पास तो मैसेज आएगा, मैं किसके पास जा रहा हूं। तो ये 5,000 करोड़ रुपया मोदी जी आपने बहुत ही चालाकी से सेबी से अपने यहां ट्रांसफर करा लिया है, और इसमें से कितना चुनाव में आप प्रयोग करेंगे, कितना निवेशकों को देंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, या जो लोग हैं वही जान सकते हैं कि वाकई में आप राजनीति के चाणक्य हैं। मैं आज मान गया, आपको सल्यूट कर रहा हूं। ये तो अच्छा काम है कि लोगों को पैसा दिलाया जा रहा है, आप इस पर राजनीतिक तंज क्यों कस रहे हैं। क्योंकि इसलिए कस रहा हूं राजनीतिक तंज कि अमित शाह जी और बीजेपी बहुत ही ज्यादा होशियार है, इसीलिए इतने सालों बाद जब आए तो उन्होंने ऐसे ऐसे लोगों को पकड़ा कि पैसा कहां से आए। सबको नंबर 1 में पैसा चाहिए, ये कोई मैं न खाऊंगा न खाने दूंगा, पुलिस में भी उन्होंने मतलब सबको ऐसा कर दिया, आप पैसा खा भी लो ना तो मालूम नहीं पड़ेगा कि हाँ पैसा खा रहे हो। नंबर 1 से मैं देखिए, मैं कोई धर्म की बात नहीं करूंगा, लेकिन एक छोटी सी बात कर जरूर कहूंगा कि राम मंदिर का मुद्दा हमारे संजय सिंह जी ने उठाया था कि रात एक जमीन को अंसारी जी के यहाँ से 18 करोड़ रुपया आपने राम मंदिर के नाम पर भी आपने क्या कहते घोटाला किया था। बहुत मुद्दा उठाता है ये। लेकिन राम मंदिर बन तो गया। राम मंदिर बन रहा है वो एक अलग बात है, राम मंदिर कैसे बन रहा है, क्योंकि ये तो इनका मुद्दा ही था और बन रहा है और ये लंबे समय तक होता रहा। उसके नाम पर कितना चंदा आया, कॉर्पोरेट ने दिया, एक एक व्यक्ति ने दिया, कितना चंदा आया, इसकी जानकारी मैं क्योंकि इस मुद्दे को नहीं लाना चाहूंगा। अच्छा, अगर आमिर जी मैं पल्स के बारे में जानना चाहूंगी, पल्स भी एक कंपनी हुआ करती थी। जी बिल्कुल। तो उनका जो निवेशक थे उनका पैसा अब तक कितना मिल चुका है। बिल्कुल, पीएससीएल का जो निवेशक है वो 5 करोड़ और 50,000 करोड़ में से केवल 2016 के बाद जब जजमेंट आया और 2019 में पोर्टल बना, जैसा कि पोर्टल आज बनाया गया, और आज ये कोई नया काम नहीं हुआ। बार बार इसलिए तंज कस रहा हूं कि अमित शाह जी बार बार अपने भाषण में कह रहे हैं कि मैंने कहा कि रास्ता निकालो, आप सुनिएगा उसको। मैंने कहा, अमित शाह जी की भाषा में अमित शाह कहते हैं मैंने ईडी से कहा, सेबी से कहा, स्टॉकिस्ट से कहा और जजों से कहा कि एक रास्ता निकालिए, इससे निवेशकों का पैसा मिल जाए। वही रास्ता तो पहले से ही निकल चुका था, पीएससीएल के लिए पोर्टल तो पहले ही बन चुका था। जो काम आज इसमें हुआ है वही काम पीएससीएल का हो रहा है, लेकिन पीएससीएल में मात्र अभी तक केवल 400 करोड़ रुपया ही वापस हुआ है 50,000 करोड़ में से, केवल 400 करोड़ रुपया, और मात्र 15 लाख निवेशकों को।
केवल 15 लाख ने अब तक कितना रह गया है? 50,000 करोड़ में से आप देख लीजिए कितना मिला है। 50,000 करोड़ में से मात्र 400 करोड़ रुपया, या ये कहूँ एक रोटी में। बिल्कुल। और उसमें जिन लोगों ने आवेदन की उसमें से भी जितने भी ये बात कर रहे हैं ना, अगर मैं उनकी एक लिस्ट, आप एक अपना डाटा कलेक्शन का सेंटर खोल देना, मैं आपके पास भेजता हूं ऑल ओवर, उससे फिरोजाबाद के सही, मैं अन्य जिलों से नहीं, आपके पास एक याद खोल दीजिए कि जिन लोगों ने 2,500 के आवेदन किए थे और उनका नहीं पैसा मिला हो, कल से मेरे पास आइए और एक फॉर्म भर के जाइए कि आपका पैसा नहीं मिला। आपके लाइन लग जाएगी, आप कागज जमा नहीं कर पाएंगे उन लोगों। अच्छा अमित जी, अभी कुछ महीनों पहले तहसील में भी कागज जमा हो रहे थे, वो क्या पूरी प्रक्रिया थी? बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, मेरे दिमाग से भी निकल गया, तो मैं उस पर भी बात करूंगा। तहसीलों में कागज जमा हुए, ये मूर्ख बनाने का दूसरा तरीका है। ये राज्य मंत्री ने, अनुराग ठाकुर जी ने निकाला और रविशंकर जी ने निकाला। वित्त मंत्री कहा, ये तो अच्छा काम था मंत्री जी का। अच्छा काम था, मैं बताता हूँ क्या काम था और क्यों बनाया गया। मैं आज बिल्कुल डिटेल बताऊंगा क्यों बनाया गया। सबसे पहले तो क्योंकि 420 की धारा तो बहुत पहले से चल रही है। कोई किसी को धोखा देता है, कोई किसी से झूठे वादे करता है, गलत तरीके से पैसा लेता है, तो 420 तो लगती है। और ये धारा तो बहुत पहले से। तो फिर बट्स एक्ट, इसका नाम है बट्स एक्ट 2019, BUDS, बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम 2019, अविनियमित निक्षेप पाबंदी योजना, इसको बोलते हैं हिंदी में। क्योंकि मैं एक एडवोकेट भी हूं और मैंने इसकी एक एक लाइन पढ़ी हुई है। ये क्यों बनाया गया, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। ये 2018 में बनाया गया था, 2018 में, यानी 2019 के चुनावों से पहले बनाया क्यों गया था। मैं बिल्कुल साफ कर दूं, जब कंपनियां बंद हुई, पहले क्या होता था, जब कंपनियां चलती थी, बंद हो जाती थी, तो लोग धरने नहीं देते थे, क्योंकि इतना माहौल नहीं था एकजुटता का। लोग ये सोचते थे मैंने इस कंपनी में काम करके गलती कर दी, अब मैंने गुनाह कर दिया, और निवेशक उससे भली बुरी कहता था, तो या तो वो जहर खा के आत्महत्या कर लेता था, या उसका अपने जेब से पैसा दे देता था, कंगाल हो जाता था, या वो भाग जाता था। 3 ही रास्ते अपनाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब लोगों में जागरूकता बढ़ी और इन कंपनियों में अच्छे लोग जुड़े, सीए भी जुड़े, डॉक्टर्स भी जुड़े, एडवोकेट्स भी जुड़े, और कंपनी की बैकग्राउंड देख के जुड़े। कंपनी की क्या बैकग्राउंड देखी कि कंपनी कितने सालों से चल रही है, तो उन्होंने देखा 20-25 साल से चल रही है। कंपनी की कितनी एसेट्स है, तो उन्होंने देखा कंपनी की तो बहुत एसेट्स है, और वाकई में है, फिजिकली रूप में हम लोगों ने देखी। तो ऐसी कंपनी से जुड़ने में कोई नुकसान तो था नहीं, हम किसी ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं जुड़ रहे। लेकिन जब कंपनियां बंद हो गई 2014 के बाद, और लोगों को परेशानी हुई, रातों रात बंद किया, कि वो सब ठीक रहा, एजेंटों के सर फूटना था। तो एजेंटों ने अपने ऑर्गेनाइजेशन बनाए, और ऑर्गेनाइजेशन बनाकर धरने दिए। कहां दिए? दिल्ली जंतर मंतर पर। मैं आपको बता दूं कि जंतर मंतर पर पहले 2014 से पहले लोग झोपड़ी बना के रहते थे और महीनों के हिसाब से धरने देते थे। मोदी जी के आने के बाद वो सारे धरने खत्म कर दिए गए। जंतर मंतर पर केवल सुबह 10 से आप 5 बजे तक धरना दे सकते हैं, आप बैठ नहीं सकते हैं धरना लगातार देने के लिए। पैसा मिल गया होगा। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो धरने की, तो जंतर मंतर पर धरना देने का ही काम बंद करवा दिया उन लोगों ने। मोदी ने ये कहा कि आप विपक्ष में नहीं बोल सकते, ये मैं खुद बता रहा हूं। तो हम लोगों ने धरने दिए, 2016 में धरना दिया, संख्या थी लगभग 50,000 लोग। 2017 में धरना दिया, 2018 में धरना दिया, 2019 में आम चुनाव से पहले मैं स्वयं 1 महीने जंतर मंतर पर बैठा। दीपावली मेरी वही बनी थी, और अच्छी मीडिया पर भी वहां पर कवरेज में हम लोगों ने कहा था। और 1 महीने बैठने के बाद जंतर मंतर पे जब लगने लगा, क्योंकि कोई भी धरना होता है, लोकल LIU होती है, लोकल इन्वेस्टिगेशन यूनिट, CBI होती है, ये सब खबरें देते हैं, ये कौन लोग हैं, कहां से आए हैं, कौन से स्टेट से। अगर जैसे कि, क्योंकि मैं इन धरनों से बहुत लंबे समय से जुड़ा हुआ, तो मुझे सब जानकारी होगी। मैं यहाँ पर जब कोई धरना लगाता हूं तो LIU का फोन आ जाता है कि भाई साहब कितने लोग धरने में आएंगे, तो उनकी जानकारी देनी होती है। तो ये सब जानकारी सेंट्रल हेड ऑफिस पहुंचती है। अच्छा अमित जी, मेरा बहुत इंपोर्टेंट सवाल, मैं इंपोर्टेंट 1 मिनट से खत्म करता हूँ, थोड़ा सा लंबा हो गया, ये प्रश्न का जवाब देना बहुत जरूरी है। आपने जो कहा कि ये एक्ट क्यों बना, वो एक्ट से ही जोड़ रहा हूं मैं। तो जब लोगों को पता चला LIU के द्वारा और गवर्नमेंट को, ये सब एजेंट है जो यहाँ धरना दे रहे हैं, एजेंट है, अब इन एजेंटों को कैसे फंसाया जाए, उसके लिए बना ये बट्स एक्ट 2019। उसमें साफ साफ अभिकर्ता को दोषी माना गया है, और जो लाइनें लगवाने का काम किया गया, ये किसी के द्वारा किया गया, किसी को जानकारी, सब बट्स एक्ट सरकार ने बना दिया है। निवेशकों को 180 दिन में पैसा देने के लिए सरकार के 2 प्रश्न, मैं आपको 2 प्रश्न पूछना हूं, ये पैसा कौन देगा। चलिए, PACL का मैटर सुप्रीम कोर्ट में,
क्या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट जज या डीएम या एसडीएम सुप्रीम कोर्ट की लोढ़ा कमेटी से ऊपर हो जाएंगे? या पैसा फिरोजाबाद की संपत्ति को बेच के दिया जाएगा? अगर दिया जाएगा तो संपत्ति तो लोढ़ा के पास है ना, या पीएसएल की, इनके सारा की, जैसे आपने का पोर्टल लॉन्च किया तो क्या फायदा हुआ? बट सेक्रेटरी लाइन मिला, वो सिर्फ एजेंटों को दोषी बनाने के लिए, आपस में फूट डालने के लिए, निवेशक और एजेंट के बीच में मतभेद कराने के लिए बट सेक्ट लागू किया गया। और आगे आने वाले समय में जब भी कोई इस प्रकार की कंप्लेंट होगी, किसी भी थाने में होगी, तो उसमें एजेंट को दोषी बना दिया जाएगा, उसके खिलाफ मुकदमा चलेगा और उसके घर को कुर्क किया जाएगा, उसकी संपत्ति को कुर्क करके पैसा वापसी का काम किया जाएगा। इसलिए ये मुद्दा बनाया गया, बर्थ एक्ट बनाया गया कि आप बड़े लोगों को तो कर नहीं सकते कि मैं सुब्रतो राय के खिलाफ फिरोजाबाद में एफआईआर करा दूं या निर्मल सिंह मंगू के खिलाफ, लेकिन एक छोटी मछली को बहुत आसानी से फंसाया जा सकता है। ये बर्थ एक्ट 19 केवल एजेंटों को के लिए बनाया गया। बिल्कुल। अच्छा, मेरा एक महत्वपूर्ण सवाल है, तमाम सरकारी बैंक हैं, लोग प्राइवेट कंपनियों में ही क्यों पैसा जमा करते थे? बिल्कुल, देखिए इस पर मैं जवाब ये दूंगा कि लोग बाग, अभी मैं आपसे ही पूछूं, आपके परिवार में आपके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं प्राइवेट स्कूल में? अभी शादी नहीं हुई तो आपकी नहीं हुई, आपके परिवार में। मैंने पहले ही इसलिए बोला, मैंने आपसे नहीं बोला, इसलिए मैंने पहले ही कहा कि आपके परिवार में, रिलेशन में बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाते हैं या सरकारी स्कूल में? नहीं, जहां बेहतर सुविधा बेहतर कहाँ होती है? दिल्ली में बेहतर सुविधा है। दिल्ली की बात नहीं करूंगा मैं, क्योंकि दिल्ली तो वो मॉडल है नहीं। दिल्ली के लिए तो लोग सब बोल रहे हैं, वो दिल्ली की बात छोड़िए। दिल्ली में आज क्या हुआ, शीला दीक्षित के जन्म में, आज यूपी की बात कर रहा हूँ। क्या आपके परिवार में लोग करेंगे प्राइवेट में? प्राइवेट में क्यों? मैं आपसे थोड़ा अच्छी फैसिलिटी, अच्छी, यानी आप मानते हैं प्राइवेट में अच्छी फैसिलिटी। अगर कोई घर में बीमार पड़ जाए, उसे कैंसर की या कोई अन्य बीमारी लग जाए, तो आप कहाँ जाएंगे? सरकारी अस्पताल में लाइन लगाने या प्राइवेट में? प्राइवेट में क्यों जाएंगे? क्योंकि अच्छी सुविधा मिलती है। इसी तरह से जब पैसे जमा करने की बात आती है तो लोग प्राइवेट और सरकारी को करते हैं। जहां फैसिलिटी अच्छी मिलेगी वही देंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट जहां अच्छा मिलेगा, जहां हमारा निवेश, हमारा पैसा है, तो वही तो देंगे। मतलब वहां 1 का 2 मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छी मिल रही है, अच्छी मिल रही है ना। आप एक बात बताइए, अभी मैं बात करूं एसबीआई बैंक की, तमाम मैं देखता हूँ, मीम्स देखता हूँ, उस पर देखता हूँ कि एसबीआई के कर्मचारी अच्छा काम नहीं करते हैं। आप फोन में लगे रहते हैं, कंप्यूटर पर गेमिंग खेलते रहते हैं, और आप अन्य बैंकों में चले जाइए, लेकिन पैसा तो वहां सुरक्षित है ना। पैसा सही मायने में कहीं भी सुरक्षित नहीं है, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो, चाहे वो सरकारी बैंक हो। इस पर आप पढ़ेंगे, मैं आपको नोट दे सकता हूं, सरकारी बैंकों में भी पैसा सुरक्षित नहीं है। और ऐसा हुआ, कई बैंकें बंद हुई। मुंबई में लगभग साल भर पहले बैंक बंद हुई थी। मैं, मेरे पास पूरी जानकारी, नाम भूल गया हूं। उस बैंक के बाहर लाइन लगी थी, किसी ने भी उस मुद्दे को नहीं उठाया कि इनका पैसा कौन देगा। आखिरी सवाल मेरा आपसे, क्या अब जो तमाम निवेशक हैं उनको उम्मीद है उनका पैसा रिफंड कैसे होगा? देखिए, पाएगा भी नहीं। निवेशक गंदी राजनीति का शिकार, या हम जनता जो है हमेशा से बनती आई है और बनती रहेगी। पैसा तभी मिल सकता है कि जब कोई भी गवर्नमेंट अच्छी नीयत से, साफ नीयत से, ईमानदार नीयत से इस देश की सभी सरकारी संस्थाएं काम करें और वाकई में निवेशकों को उनका धन लौटाने का काम करें, तो इनको पैसा मिल सकता है। अन्यथा न पीएससीएल का, न सहारा का, न किसी और कंपनी का पैसा मिलना असंभव है। क्योंकि जिनको पैसा देना है, जब उनकी नीयत ही नहीं पैसा देने की, तो सिर्फ ये मुद्दे ही बने रहेंगे और हमेशा बने रहेंगे, जब तक कि कोई अच्छे नेता और इन निवेशकों का हित की बात करने वाले नेता नहीं सुनेंगे। लोकसभा के सांसद संगरूर से भगवंत मान ने, एक सांसद थे पंजाब से, उन्होंने पीएसएल की आवाज उठाई थी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, आपके आज चैनल के माध्यम से मुझे मौका मिल गया। मैं हालांकि नहीं बोलना चाहता था, किसी भी राजनीतिक दल ने काम नहीं किया पीएसएल के मुद्दे पर। भगवंत मान जी ने जब आवाज उठाई थी तो लोग कहते थे ये अकेले सांसद क्या कर लेंगे, लेकिन वो वक्त बदला। राजनीति और क्रिकेट अस्थायी होता है, परमानेंट। लोग कहते हैं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, तो मैं कहता हूं राजनीति और क्रिकेट कभी भी स्थायी नहीं हो सकते। इसका परिणाम कभी कोई तय नहीं कर सकता। न किसी को पता था कि बीजेपी आएगी, न पता था कि आगे आने वाले 2024 में कौन आएगा या 2027 में। आपका कहने का अमित जी मतलब है कि बीजेपी गवर्नमेंट जब से आई तब से निवेशक पे, परेशान हुआ। कंपनियों पे, व्यापारियों पे, सब पे महंगाई पर
बहुत ही महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार पेट्रोल पंप पे होल्डिंग लगे हुए मोदी जी के आने से स्मृति ईरानी जी सिलेंडर ले लेकर ना, पहले इनमें भगवंत मान की मैं बात करूंगा तब आपके प्रश्न में जाऊंगा कि भगवंत मान ने सरकार बनने के 1 साल के अंदर ही पीएससीएल की जमीनों पर सिट बनाई, एक जांच कमेटी बैठाई। जो लोढ़ा कमेटी ने इसको करना चाहिए था वो काम आज भगवंत मान जी पंजाब में कर रहे हैं। उन्होंने सारी संपत्तियों का डाटा इकट्ठा कर लिया है, उनको पंजाब सरकार अपने कब्जे में ले रही है। और लोढ़ा कमेटी से बात करके मैं जहां तक समझता हूं, क्योंकि डायरेक्ट में तो मुख्यमंत्री मान नहीं कुछ कर पाएंगे, लेकिन हो सकता है उन जमीनों के एवज में वो लोढ़ा कमेटी को धन दे और निवेशकों का पैसा वापस करे। तो मैं मुख्यमंत्री भगवंत मान जी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं निवेशकों की तरफ से कि आप जैसी ईमानदार सरकार प्रत्येक स्टेट में हो और इन निवेशकों का पैसा मिले। कहना क्या चाहते हैं आप अमित जी, यूपी में सरकार ईमानदार नहीं है? बुलडोजर की सरकार है। लोकतंत्र को और संविधान को और कानून की धज्जियां किस प्रकार से उड़ाई गई आप देख सकते हैं कि भरी अदालत में खून हो रहा है पुलिस वालों के साथ। अतीक अहमद, मैं कहूंगा कि वो गैंगस्टर है, अपराधी है, उसके लिए कानून बना। यदि सभी लोग अभी हम हथियार उठा लें, मेरे घर पर किसी ने कहा मुझसे लड़ाई, तो मुझे भी अधिकार दे दीजिए कि मैं भी उसको मारने का काम कोई गुंडा है, माफिया है तो उस पर तो बुलडोजर चलेगा, उसका तो एनकाउंटर होगा। इसके लिए आप सहमत नहीं है? नहीं, देखिए जब कानून है तो कानून की तरीके से आप काम कीजिए ना। कानून की तरीके से उसके घर पर आप जो करना है या नहीं करना है, कानून किस लिए है? कानून के भाषा में कहते हैं कानून सबके लिए बराबर है, चाहे कोई भी हो। अगर मैं बात करूं कितने देश के ब्रजभूषण पर आप क्यों नहीं कर रहे? ब्रजभूषण पर महिला पहलवान बैठी रही, इतने आप लोगों ने उस पर कुछ भी नहीं किया। महिलाओं का इतना अपमान किया, उस पर शोषण के आरोप लगे। मतलब आप शकल देखकर इस देश में टीका कर रहे हैं, आप धर्म देखकर आप क्या कहते हैं गुंडा और उसमें अंतर मान रहे हैं। आप लॉ के हिसाब से कहां चल रहे हैं? आप तो सिर्फ व्यक्तिगत या धार्मिक राजनीति करना चाहते हैं इस देश में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी आपसे बात करने के लिए। और एक बहुत खास मुद्दा था जिस पर हमने चर्चा की और खासकर उन लोगों को, उन निवेशकों को कुछ मैसेज दिया आपके माध्यम से, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये आपने सुना अमित जी को। अमित जी ने उस चीज पर सवाल उठाए हैं जो कि आज गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक सहारा का पोर्टल लॉन्च किया है। तो कहीं ना कहीं ये खुशखबरी की बात है, लेकिन उससे बड़ी खुशखबरी तब होगी जब उन तमाम करोड़ों लोगों का पैसा जो है, जो लोगों ने निवेश किया था, वो मिल सके लोगों को। लोगों ने अपने घर बनवाने के लिए, अपने आशियाना बनवाने के लिए इकट्ठा किया था। जाहिर सी बात है, जहां लोगों का पैसा बढ़ता है लोग वहां पर जमा करते हैं पैसा। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि जब वो कंपनियां चोर थी तो आखिरकार उनको परमिट सरकार के विभागों के अधिकारियों ने क्यों दिए थे? तो कहीं ना कहीं अधिकारी, सरकारें भी इस संदिग्ध घेरे में, सवाल के घेरे में खड़ी हुई है। फिलहाल कब मिल पाएगा उन निवेशकों को पैसा, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन अमित जी से बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपने इस मुद्दे पर मुझे मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहे आरके टीवी। नमस्कार।